हम लोग आज दो आंसर डील करेगा इस पार्ट पे नेशनल इनकम का, एंड दोनों एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप सबको समझ में आया हम क्या बोले. चलिए एक बार पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा आराम से. दो कंसेप्ट है. कंसेप्ट नंबर 1 लिख रहा है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. नेशनल इनकम एट व्हाट प्राइस? कांस्टेंट प्राइस. एंड दूसरा कंसेप्ट है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. तो मैंने दो कंसेप्ट का नाम लिखा है. ये कंसेप्ट मैंने केन्शियन इकोनॉमी में समझाया था आप लोगों को. नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करंट. कांस्टेंट प्राइस को हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी. क्या बोलते हैं अपन? रियल जीडीपी. एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को अपन बोलते हैं. ये दो कंसेप्ट है. नेशनल इनकम एट करंट कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. मैं आपसे डायरेक्ट कुछ पूछता हूँ, बोल पाओगे तो आपको कंसेप्ट याद है. रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के गैप को क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर जो हम लोग बोलते थे, और इन्फ्लेशन, एंड वी यूज्ड टू कैलकुलेट द सेम एंड वी यूज्ड टू अप्लाई द फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100. मैं इसमें मतलब एग्जांपल कैसे लेता था कि यार अपना पोटेंशियल इतना है, पोटेंशियली अपने इतना बनाया, पर क्योंकि डिमांड हायर आया, हम लोग का आउटपुट इतना था, पर क्योंकि डिमांड आया उसी आउटपुट का बना उतना ही है, पर उस आउटपुट का वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि उस आउटपुट का क्या बढ़ जाता है? प्राइस बढ़ जाता है. क्या यहाँ तक कुछ याद आया क्या? अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा. My total income in 2019-20 in 2021. Assume करते हैं मेरा इनकम इन 1920 is 15 lakhs. हम मुंह में घी शक्कर पर है नहीं. 6 करोड़ मेरा होता तो तुमको नहीं बढ़ा रहा होता. टोटल इनकम 2019-20 में 15 लाख. कितना है अपना इनकम? 15 लाख. एंड 2021 में अपना इनकम 17 लाख. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो नेशनल इनकम ये कर ले. अब हमको नहीं लगता कि तुमको और बोर्ड्स देने का मन है. 2019-20 में अपना टोटल इनकम 15 लाख है एंड 2021 में कितना है गाइस? ठीक है यहाँ तक? अब सुनिएगा आराम से. अगर आप इस फिगर्स को देखोगे आपको लगेगा कि मेरा इनकम बढ़ा है एंड आई एम ग्रोइंग बेसिकली, पर अब आपको इसका अंदर का कंपोनेंट समझ में आना पड़ेगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. मैंने लिखा 100 इंटू 15,000. आई वॉज टीचिंग 100 स्टूडेंट्स और मैं हर स्टूडेंट से कितना फीस ले रहा था? 15,000. तो 100 इंटू 15,000 कितना हो गया अपना? 15 लाख. कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब मेरा नेक्स्ट ईयर इनकम आया 17 लाख. नेक्स्ट ईयर इनकम कितना है मेरा? 17 लाख. अब नेक्स्ट ईयर में पढ़ा रहा था 68 स्टूडेंट्स को. कितने स्टूडेंट्स को? 68. एंड आई वाज टेकिंग अ फीस ऑफ 25,000. क्या यहाँ तक क्लियर है? अब आप एक चीज का डिफरेंस फील कर सकते हो. इन एब्सोल्यूट टर्म्स माय इनकम वाज ग्रोइंग. अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं लिखता अभी तक तो आपको पता है क्या लगता कि यार मेरा ग्रोथ हो रहा है. मेरा तो ग्रोथ हो रहा है. प्लीज ये कंसेप्ट को आराम से समझो. पहले भी समझाया हुआ, वापस इसी कंसेप्ट को हम समझा रहे कि यार एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर कोई देखता, अगर मैं ये हटा दूं एक बार के लिए एंड मैं बोलूं कि नहीं खाली ये इनकम देखो, मेरा इनकम कितना है? 15 लाख 17 लाख. मेक सेंस? 15 लाख 17 लाख. इस कायदे से तो मेरा इनकम बढ़ रहा है, हाँ या ना? और आप बोलते गौतम भाई बढ़िया कर. अगर अब मैं ये पिक्चर डिपिक्ट करूँ ना तो आपको लगेगा यार उनका स्टूडेंट बेस बढ़ा नहीं है, उनका स्टूडेंट बेस गिरा.
तुम लोग ना जब भी कोई चीज इवैल्यूएशन करोगे फ्रॉम माय एंगल, अगर मैं अपना एक टीचिंग प्रोफेशन का बात करूं, यू डोंट सी व्हाट आई एम अर्निंग, यू डोंट सिट एंड कैलकुलेट मेरा अर्निंग कितना है, व्हाट यू कैलकुलेट इज द स्टूडेंट, व्हाट यू सी अराउंड। इफ यू फील मेरा स्टूडेंट्स बढ़ रहा है तो आपको लग रहा है ठीक है गौतम भाई अभी भी अच्छा ही पढ़ा रहा है, अगर मेरा स्टूडेंट बेस गिर रहा है तो आपको लगेगा कि हम खराब पढ़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये सिंपल इवैल्यूएशन है। क्या बोला आपको समझ में आया? आप किसी भी दुकान में जाते हो, किसी भी होटल में जाते हो, तो वहां का भीड़ देख के डिसाइड करते हो, ना कि वो कितना कमा रहा है, वो थोड़ी आपको बताएगी वो कितना कमा रहा है। और आप क्या देखते हो, भाई भीड़ है, वेटिंग चल रहा है, अच्छा ही होगा, तो यू लुक एट द क्राउड एंड देन यू डिसाइड। अब मूवी हॉल में बहुत बार हम तो ऐसे करते हैं, रिव्यू तो बेकार लगता है हमको, आधा लोग तो फेक रिव्यू डाल रहा होता है, तो बुक माई शो में अगर सीट्स फुल चल रहा है ना, तो हमको लगता है ठीक ही लग रहा है, मूवी बढ़िया है। और वही अगर तुम अकेला जाते हो और मूवी हॉल में अकेला 2-4 लोग बैठा हुआ है, तुमको क्या लग रहा होगा, भाई ऐसा कट गया हमारा, खराब मूवी। ये सबने ये इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं तो किया ही होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो व्हाट यू सी इज द आउटपुट एंड यू डोंट सी द इनकम। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एक सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो मेरा इनकम 15 लाख से 17 लाख हो गया तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, ये जो इनकम मेरा बढ़ा है ना, दिस इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस and not due to change in output. अब आप खुद सोचो, does it indicate growth? क्या ये मेरा ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है क्या? नहीं। अब समझ में आ रहा है, अगर चीजों का दाम बढ़ रहा है और आपका जीडीपी ग्रो हो रहा है, that is not a growth, because that is not due to increase in output, because that won't result in job prices बढ़ना। I hope you're able to understand a basic concept. तो मेरा भाई लोग, आउटपुट के बढ़ने से जो जीडीपी बढ़ता है, दैट इज योर रियल ग्रोथ एंड नॉट योर प्राइसेस। तो इकोनॉमी पता है क्या बोला, लेट अस कीप द प्राइसेस कांस्टेंट, लेट अस कीप द प्राइसेस कांस्टेंट। तो बताओ मेरा प्राइस कितना में हम कांस्टेंट रखने वाला है, 15,000। तो नेक्स्ट ईयर हम किससे मल्टीप्लाई करेगा, 15,000। और अगर मैं इस साल से मल्टीप्लाई करूंगा तो दो कंसेप्ट हो गया बेसिकली। अगर मैं 68 इंटू 15,000 करूं, मेरा इनकम आ रहा है 10,20,000, ये करूं तो मेरा इनकम कितना आ रहा है 17। ये दोनों अलग अलग है क्या? यस अलग अलग है। एक में मैंने लास्ट ईयर का ही प्राइस से मल्टीप्लाई किया और एक में मैंने इस साल का प्राइस से मल्टीप्लाई, और क्वांटिटी तो हर बार उसी साल का ले रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं अब, क्योंकि एक और ईयर खत्म हो चुका है हम लोग का जिंदगी में, ठीक है। इस साल मेरा इनकम हुआ 20 लाख, मतलब मेरे को मल्टीप्लाई करना है इंटू 15,000 से। कंसेप्ट नंबर 1, यस या नो बता दीजिए। 80 इंटू 25,000 कितना आया, 20 लाख, ठीक है। 80 इंटू 15,000, क्या ये फिगर्स क्लियर है क्या? अब पता मैं इस फिगर्स को देख के क्या क्या कमेंट कर सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ इन 2019-20 जब मेरा प्राइस 15,000 था, मेरा स्टूडेंट्स 100 था, मेरा इनकम था 15 लाख। अगर कोई खाली इनकम देखेगा तो मेरा 17 लाख 20 लाख हुआ है, तो आप पता है क्या बोलेगा, ये इनकम बहुत ही बढ़िया है। और आप पता है एक चीज भूल गया कि मेरा इनकम बढ़ रहा है मेरा प्राइजेस के कारण, तो बाजार में तो चीजों का दाम बढ़ रहा है। तो जो 15 लाख रुपया मेरे लिए वैल्यू रखता था 19-20 में, वो सेम वैल्यू 20-21 और 21-22 में नहीं रखे। मतलब कोई जिंदगी, कोई आदमी बोलेगा जिंदगी भर हमको 1 लाख का सैलरी दे दो पर मंथ, आई एम हैप्पी, तो आप गलत बात बोल रहे हो। मतलब आप बोल रहे हो मुझे जिंदगी भर हर साल 12 लाख दे दो, ठीक है जिंदगी सुकून है, पर आप ये भूल रहे हो आज से 10 साल बाद वो 12 लाख का वैल्यू उतना नहीं होगा जितना वैल्यू आज है। आज आपको कोई बोलेगा I'm gonna give you, अगर हमको कोई आके बोलेगा I'm gonna give you a job of 1 lakh per month, I'll be more than happy. I don't have a problem doing a 1 lakh per month job because I'm getting a 12 lakh. पर अब आज से हमको 6 साल बाद भी कोई बोलेगा 1 लाख पर मंथ, बोलेगा नहीं चाहिए भाई, I cannot survive in that 12 lakh because उस 1 लाख पर मंथ का वैल्यू और कम हो जाएगा। I hope you are able to understand. नहीं समझा तो बोलिएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, कि आप ये सोचो कि आज से 5 साल बाद अगर मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री में सेम जगह पे हूँ, मैं इको पढ़ाता हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, आई एम नॉट गोना चार्ज द सेम फीस, डेफिनेटली नॉट। एंड इसमें खाली मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं, बट समझना पड़ेगा द प्लेसेस वेयर वी आर लिविंग इन इज गेटिंग एक्सपेंसिव। तो मेरा भी तो कॉस्ट बढ़ रहा है ना ब्रो, तभी तो हम आगे का दाम बढ़ा रहे हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। रिपीट करना है, क्लियर है? तो 100 इंटू 15,000 कितना है गाइस? 15,000। 68 इंटू 15,000 इज 10,20,000। ये जो इनकम मैंने निकाला है 10,20,000 और 12 लाख, इसमें मतलब मैंने क्या किया, Q1 लिया है,
Q1 का मतलब मैंने उस साल का क्वांटिटी लिया है, पर आई मल्टीप्लाइड विथ P0 P0, दैट मीन्स 15,000 का प्राइस से मल्टीप्लाई किया है। इससे हम बोलते हैं रियल जीडीपी, क्योंकि पता है मैंने यहाँ पे खाली क्या कंसीडर किया, आउटपुट विच शोज द रियल ग्रोथ। आपको पता है मेरा क्या कंपेयर करना चाहिए, 15 लाख, 10 लाख, 20 और 12 लाख। तो पता है क्या बोलेगा, 2020-21 में आपका धंधा गिर गया है क्योंकि आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिर गया है। 2021-22 में आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा है 20-21 के कंपैरिजन में, पर 19-20 वाला लेवल आप अचीव नहीं कर पाए। तो कोई भी आदमी जो धंधा कर रहे हैं ना, वो हमेशा अपना सेल के बारे में बात करते हैं कि मैंने इतना क्वांटिटी बेचा। बेसिकली कोई फैक्ट्री वाला वर्कर है या कोई होलसेलर है, अगर वो हर जितना रुपया पे बेच रहा है, अगर वो कैलकुलेट करेगा, उसका मार्जिन उसके ऊपर नहीं है, उसका मार्जिन है वो कितना ज्यादा क्वांटिटी बेच पा रहा है। मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट इज नॉट द फीस अमाउंट, इफ माय क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। अगर मेरा क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा है तब मेरे लिए इट्स अ कंसर्न। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो फॉर एग्जांपल, दिस ईयर आई एम टीचिंग 170 स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट ईयर आई कैन नॉट टीच 170, तब मेरे लिए कंसर्न अराइज होता है। हम थोड़ी ये बैठ के कैलकुलेट करते हो रुपया तो इतना ही, ये इससे क्या होना है, इससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि रियल काउंट इज माय आउटपुट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नहीं समझा? आपके केस में एग्जांपल लेते हैं। कल आप लोग ने, आप बाहर भी नहीं गए, कल आपने कुछ भी नहीं किया, घर में बैठे थे और ब्लेम मेरे पे डाल रहे, मैंने अकाउंट्स ओवरडू करवा दिया। ठीक है, ये तो अलग ही नया बीमारी है। देखो, नहीं करवा तो ब्लेम मेरे ऊपर, करवाओ तो मेरे ऊपर, हर जगह कटना किसका, गौतम भैया का। ये तो मान चुके हैं अपना टीचिंग लाइफ में। ठीक है, तो गलती मेरा है कि आप नहीं पढ़ पाए कल। ठीक है, क्योंकि कल भी अकाउंट्स ही कर रहे थे आप लोग शायद। ठीक, एक्चुअली कर क्या रहे होगे ना, जब पढ़ने बैठे होगे, यू वुड हैव फाउंड 1000 अदर थिंग्स इंटरेस्टिंग। इंस्टाग्राम देख रहे होगे, रील देख रहे होगे, वेल्लागिरी कर रहे होगे, और किया कुछ नहीं है प्रोडक्टिव। हमको बता सकता है, अब बैठा है टेबल पे डूइंग नथिंग, तो नंबर ऑफ आवर्स देख रहे हो कितना बढ़िया है, आउटपुट कितना है, कुछ नहीं। तो बताओ आपने कुछ किया है क्या? नहीं। हैव यू डन अ रियल ग्रोथ? नहीं। देखो, अगर आप लोग बोलते हैं कि हम लोग कल पार्टी किया, घुमाए फिरे, तो समझ भी आता है कि कहीं तो आउटपुट दिया है, पर हमने तो कहीं नहीं दिया यार। यहाँ तक क्लियर है कि हम क्या बोल रहे हैं? तो यार अफसोस ही हो रहा है एकदम, हमको भी अफसोस ही हो रहा है, कुछ तो किया था ढंग का। तो 100 इंटू 15,000 कितना गाइस, एक बार जल्दी से बोल दीजिए। 15 लाख। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर क्या किया, अगर मैं 68 इज माई Q1 इंटू अगर मैं 25,000 से मल्टीप्लाई करूं, दैट इज, इसे बता मैं क्या बोलूं, रियल जीडीपी इज कांस्टेंट प्राइस एंड ये करंट प्राइस। अब आप बताओ, जब भी हम लोग एक इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, which should we take, real GDP or nominal GDP? Real GDP, because that shows the growth of the economy rather than the change in price. क्योंकि real GDP takes into consideration change in output, जबकि nominal GDP takes into consideration change in quantity as well as change in price. अगर क्वांटिटी के कारण नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्राइस के चक्कर में बढ़ रहा है तब दिक्कत है। उससे अच्छा बेटर आप क्या निकालो, रियल जीडीपी। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपको गवर्नमेंट नॉमिनल जीडीपी का फिगर बता रहा है, बोले जीडीपी बढ़ गया है, तब एक चीज इवैल्यूएशन करिएगा, वो जीडीपी प्राइस के कारण भी बढ़ सकता है। और जिस स्पीड में इंडिया में चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो हमको तो लगता है नॉमिनल जीडीपी उसी के कारण बढ़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या बोले, यहाँ तक समझ में आया नहीं है? तो मैंने अपने 3 साल के इनकम लिखा और मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवाने का कोशिश किया कि मैंने जो इनकम बोला उसमें मैंने 2 चीज चेंज किया, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस। दिस इज अ नॉमिनल जीडीपी, दिस इज अ नॉमिनल जीडीपी। कोई डाउट, कोई दिक्कत? विच इज ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस। पर आपको खाली क्या लेना चाहिए, मेरा क्वेश्चन, चेंज इन क्वांटिटी एंड नॉट चेंज इन प्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। क्या कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब एक कंसर्न और है जो आप मेरा बात ध्यान से सुनिए। हम लोग का जीडीपी बढ़ रहा है रियल, ठीक है, पर रियल जीडीपी बढ़ रहा है बाय मेकिंग वॉर इक्विपमेंट्स। वॉर इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, बट डू यू थिंक इट इज गुड इनफ? इट इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि उससे वेलफेयर नहीं हो रहा है। वॉर इक्विपमेंट्स इज नॉट फॉर द कॉमन पीपल, उससे आपका वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो हर बार जीडीपी बढ़ना इज नॉट अ साइन ऑफ ग्रोथ, इज नॉट अ साइन ऑफ वेलफेयर, टू बी मोर प्रिसाइज। जीडीपी बढ़ना बोल सकता है आपका इकोनॉमी ग्रो हुआ, पर इट माइट नॉट बी अ साइन ऑफ वेलफेयर। एक और एग्जांपल समझाते हैं, अगर जीडीपी बढ़ रहा है चेंज इन प्राइसेस के कारण, तब तो वेलफेयर है ही नहीं, आउट ही हो गया वो तो। उसके लिए हम लोग को क्या लेना चाहिए, रियल जीडीपी। ये समझ आया?
अब एक बात समझिएगा, आई होप आई कैन स्पीक दिस, हमसे सुनिएगा। मेरा पॉपुलेशन बढ़ रहा है 40 टाइम्स, पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, पर जीडीपी बढ़ रहा है 20 टाइम्स, तो भाई तो गलत हो गया, क्योंकि 20 टाइम्स बढ़ा 40 टाइम्स का मैच करने के लिए। तो कंसेप्ट होता है इको में, हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, हर आदमी के लिए कितना रुपया इनकम अवेलेबल है। तो जीडीपी बढ़ा, नो डाउट, but the income that is available to per person will be lower because the population उससे ज्यादा से बढ़ा। सिंपल भाषा में अगर हम बोले, एक प्लेट है, ठीक है, एकदम शाही थाली टाइप है, 56 आइटम है, 56 भोग, उसमें 2 लोग खा रहे हैं तो 28 मिलेगा, पर वो लोग जब बढ़ेगा और वो आइटम नहीं बढ़ेगा तो वो पर पर्सन जो मिलेगा वो कम हो जाएगा। तो आपका जीडीपी बढ़ रहा है पर आपका पॉपुलेशन ज्यादा से बढ़ रहा है, तो वेलफेयर नहीं हुआ। जीडीपी बढ़ना इज नॉट इवन अ गुड साइन, क्योंकि आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो सोचो लॉकडाउन का सिनेरियो, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, लोग वेला था, ठीक है, और जीडीपी बढ़ नहीं रहा क्योंकि लॉकडाउन था, तो ये तो कंप्लीट मिसमैच हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रैपिड स्पीड एंड जीडीपी बढ़ नहीं रहा है। क्या क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो यार अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझा, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, जब मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करता हूँ taking P0 and Q1, मतलब this year's quantity multiplied with the base year price, that is called as real GDP. I multiply with the price of this year into the quantity of this year, Q1 into P1, which is nominal. यार मेरे को ऐसा लगता है कि लोग इसको बहुत हाइप करके पढ़ते हैं, जबकि ये आपके लिए बहुत बेसिक होना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे केन्शियन का लॉजिक दिया कि रियल इज व्हाट यू हैव एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, पर उसका जब वैल्यू बढ़ जाता है प्राइस बढ़ने के कारण, उसे बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। कोई भी अपना कॉपी खोल के कंसेप्ट वाला मेरा नोट्स देखेगा ना, उसके अंदर ऑलरेडी लिखवाया होगा। तो हम लोग जब हायर लेवल पे इको पढ़ाते हैं ना, ये कंसेप्ट नेशनल इनकम में नहीं आता, ये कंसेप्ट केन्शियन में ही आता है। उसके लिए मैंने केन्शियन में पढ़ा दिया, क्योंकि वहां रियल समझ आता है कि ओके दिस इज द जीडीपी व्हाट आई प्रोड्यूस्ड, दिस इज द आउटपुट, आउटपुट इज जीडीपी यार, पर इसका प्राइस बढ़ने के कारण, और प्राइस करते क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गया, आपको लगा था डिमांड 5000 का होगा, आपने 5000 बनाया, तो व्हाट इज योर रियल आउटपुट 5000, पर डिमांड आया 7000 का, तो अब इसका क्या बढ़ाओगे प्राइस, और प्राइस बढ़ने के कारण ये 5000 का दाम बढ़ के ऊपर चला जाता है, जबकि आउटपुट उतना ही है। शॉर्ट रन में तो आउटपुट चेंज नहीं हो सकता मेरा भाई। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? एक सिंपल लॉजिक में आपके साथ इवैल्यूएशन कर, फॉर एग्जांपल मैं, देखो भाई मेरे को एक ही टाइम जिंदगी में सबसे ज्यादा डर लगता है जब क्लास 11 का एडमिशन होता है। लॉजिक केस में बता देता हूँ, मैं 9-10 नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई हैव नो कनेक्शंस विद 9-10 स्टूडेंट्स। अभी तुम लोग 11 पढ़ लिया तो आई हैव अ कनेक्शन विद देम, कि मेरे को पता है 70% लोग 12 में आ ही जाएगा मेरे पास, तो आई एम चिल, ठीक है। लेकिन जब 9-10 से 11 आता तो हम किसी को जानता नहीं, ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, और वो कुछ ऑलरेडी उन टीचर से पढ़ रहे हैं जिनके इंस्टीट्यूट में 11-12 है, और वो मेरा तारीफ तो नहीं करते होंगे, ये मैं श्योर हूँ। वो 9-10 से तिलक लगाना मेरे नाम का शुरू कर देते होंगे, ये भी मैं श्योर हूँ। तो मेरे को एक ही टाइम डर लगता है 11 एडमिशन के टाइम, ठीक है। अगर मेरे को ऐसा वाइबिंग कभी आ गया, ऐसा कभी नहीं आया आज तक, पर किसी दिन आ गया कि मेरा डिमांड इस साल बढ़िया होगा, ठीक है, क्या बोला समझ में आया, तो उस साल बाद मैं क्या करूंगा, अपना प्राइजेस बढ़ा दूंगा, यस या नो। अगर मेरे को ऐसा वाइबिंग आया तो, लेकिन 11 के टाइम हम लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता नहीं आएगा, ठीक है, समझ आया हम क्या बोला। तो उस टाइम हमको क्या लगता है, हम लोग का प्राइजेस कम हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे जब 12 अभी नया 12 के एडमिशन में हमको 1% डर नहीं लग रहा, हम बताते क्यों डर नहीं लग रहा था, थैंक्स टू यू गाइस, ठीक है, पहली बार इज्जत दे रहे, ठीक है। तुम लोग का टर्म 1 का रिजल्ट आ गया था उस टाइम पे, और उस पे जो एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक है, मतलब मेरा जितना बदनामी किया था सब लोग, सारा पाप एक दिन में धुल गया मेरा, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, शेयर करता है, ठीक है, तुम लोग अच्छा लगेगा। तो क्या हुआ कि उसमें आई रिमेम्बर जब एनरोलमेंट चल रहा था, तुम लोग का रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है, तो आई वाज सीइंग माय नंबर्स, तो जैसे अकाउंट्स आई हैड 170 180 से चल रहा है, इको में हैड 60, ठीक है ना। तो कुछ मार्केट में से लोग बोला कि गौतम में इको नहीं पढ़ा है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है, ऐसे ऐसे दिस इज गोइंग ऑन, ठीक है। फिर आया रिजल्ट, फिर हम बोला हाँ भाई अब बात करते हैं हम लोग, चलो, क्योंकि व्हेन द रिजल्ट्स वर डाउन एंड स्टिल माय स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल, आई कैन प्रमोट माय सेल्फ। एंड उस एक दिन में आई गॉट 70 एनरोलमेंट्स सिंगल डे, जस्ट ड्यू टू रिजल्ट्स। तो ऐसा नहीं, आप मेहनत करते तो भगवान सुनते हैं, ठीक है ना। आई वर्कड हार्ड, आई गॉट रिजल्ट्स एंड इमीडिएटली आई गॉट रिस्पॉन्स। तो ये आपके लिए था ये चीज, अब मेहनत करिए, अभी छोड़िए मत भाई, 2 एग्जाम अभी बचा है, अब इतना दूर पढ़ के आया है
यू आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर लास्ट 2 एग्जाम, इट्स योर फॉल्ट। अब इतना दूर पढ़ा है तो क्या सेंस बना अभी अब यहाँ आके गिव अप करने का। सेम अगर हम अपना कॉन्टेक्स्ट में ले, मेरा रिवाइज करवाए, हम नहीं भी करवाए, हम एक क्लास 1 घंटा कम छोड़ दे, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट। सेम हम अकाउंट में सोचा, वो एक फीलिंग आता है यार बहुत हो गया छोड़ देते हैं, लेकिन फिर एक बार सोचते हैं इतना आ गया 1 घंटा 2 दिन और यार क्या हो जाएगा, वो फाइनली रिजल्ट आ जाता है, सब ऑल गुड, पेपर अच्छा चला गया, क्या फर्क पड़ रहा है हम कितना घंटा पढ़ा है, तुम कितना घंटा पढ़ा, तुम पेपर देना सोच भी नहीं रहे, हमसे तुमको इकोन बोले तुम क्यों इतना डर रहा है, थोड़ा देर और पढ़ लो, 2-3 दिन का बाद यहाँ पे फिर मैथ्स में गैप है, 2 दिन 1 दिन चिल करके भी शुरू करेगा तो हो जाएगा, क्योंकि आप योर एम्पल डेज। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलूं। लेकिन आप यहाँ पुश नहीं करोगे, आपने आधा दिन वेस्ट कर लिया, पर आप यहाँ से वेस्ट मत करो, पुल इट अप, कवर इट अप। यू नो आपको मैक्रो आपका स्ट्रॉन्ग है, आप घर जाके बैठोगे ढंग से, अब यहाँ तक कवर करके आज इंडियन इको का 2 चैप्टर कर सकते हो। अब सब सोए हुए मेरे को पता अच्छे से एकदम, ठीक है, एसी चला के बिस्तर से निकला ही नहीं हमको लग रहा है लोग। So please don't waste your time. Put in efforts, you'll get your results. The amount of efforts you put in will be directly shown on your paper. I'm telling you this. So I hope आप लोग पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो भाई लोग सिंपल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था, प्राइस जब आदमी बढ़ाता है उसके कारण जो इनकम बढ़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या यहाँ तक क्लियर है। क्वांटिटी बढ़ रहा है पर प्राइस हम लोग उसी साल का ले रहे हैं, पिछले बेस ईयर का। तो मैंने बताया 15,000 प्राइस को मैं टेक्निकल वर्ड यूज करता हूँ, इसको बोलते हैं बेस ईयर। तो मैंने इसको क्या बना लिया, बेस ईयर। तो इकोनॉमी में भी एक ईयर को पता है क्या बना लिया जाता है, बेस ईयर। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, और उसकी बेसिस में कैलकुलेट फिर आगे किया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट कोई कंसर्न, ठीक है 100%। अब मैं एक समझाता हूँ, मेरा बेस ईयर का प्राइस 100 है, एग्जाम्पल कितना बेस ईयर का प्राइस, परसेंटेज टाइम में खेल रहा हूँ। अब अगर प्राइस 10% से बढ़ा, मेरा नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर 10% से और बढ़ा 120। तो दिस इज व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग कि मेरा इन्फ्लेशन का परसेंटेज इसमें छुपा हुआ है, व्हिच इज कॉल्ड एज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिस इज अ टर्म दैट वी यूज फॉर इन्फ्लेशन। चलिए मैंने बहुत टर्म्स बोल दिया, अभी एक बार समराइज करके मैंने बोला क्या क्या। अगर आप करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हो, करंट ईयर क्वांटिटी इनटू करंट ईयर प्राइस, नॉमिनल, आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन। पर आप कैलकुलेट कर रहे हो बेस ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड एज, कौन सा बेटर है, रियल जीडीपी का इकोनॉमी में नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, नॉमिनल का नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। कोई डाउट कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। अब बोर्ड में ना एक बार क्वेश्चन आया था और मेरे हिसाब से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इस बार, ठीक है। Can I speak? बता दो मैं क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस, व्हिच इज बेटर। लोगों ने आंसर कर दिया डिफरेंस लिख के, और कौन सा बेटर है सबको समझ आ गया। इसके आगे वाले ना लोगों ने डाउट कर दिया, बोला कि गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। अब क्या होता है ना, जब ये आ जाता है तो बुक में था नहीं उस टाइम। अब प्रॉब्लम क्या है, जो तोताराम की तरह रट के चला गया डिफरेंस, हाँ ऐसे ऐसे होता है, वो एग्जांपल बना ही नहीं पाया एग्जांपल। लेकिन हम आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अगर ये आता तो आप लिख पाते, क्योंकि मैंने तो आपको एग्जांपल से ही समझाया है। आई हैव टेकन क्वांटिटी एंड हैव टेकन बेस ईयर प्राइस एंड आई मल्टीप्लाइड विद करंट ईयर प्राइस टू कंपेयर रियल जीडीपी एंड नॉमिनल। मैं हर साल यही समझाता हूं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन फिलहाल अब आप लोगों को पता है कि एक बार आ चुके हैं तो थोड़ी हम तुम्हारे भरोसे छोड़ेगा, तो वो एग्जांपल हम लिखवा देगा अभी कॉपी में कि अगर वो पूछता तो एग्जांपल ये लिख के आना है आपको। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट कोई दिक्कत, पर लेकिन हम लोग ये पढ़ाते हैं हमेशा कि प्राइसेस गिरना इज द रेयरेस्ट ऑफ द लॉट। प्राइसेस गिरना, यू आर मूविंग टुवर्ड्स डिप्रेशन, तो अलग ही स्टेट है, फिर वो घूम के इन्फ्लेशन ही बनता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज कि नॉर्मली चीजों का दाम क्या होता है, बढ़ता है। अब ओवर द इयर्स देखो चीजों का दाम बढ़ ही रहा है ना, चीजों का दाम गिर थोड़ी रहा है, सस्ता कहाँ हो रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? तो दैट्स व्हाई वी आर टीचिंग यू द कांसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। ये टॉपिक इज नॉट अबाउट डिफ्लेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट कोई दिक्कत? चलिए लिखिएगा अपनी कॉपी में लिखना है एकदम। मैं कुछ बोलता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा ना। मैं ये जो सेगमेंट लिखवा रहा हूँ ये आपको संदीप गर्ग से नहीं पढ़ना है, मेरे कॉपी से पढ़ना है, उसके लिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और कुछ बोल देता हूँ, गाइस लेट्स नॉट टॉक। मेरे को लिखवाने तो मेरे को टाइम भी लगेगा 15-20 मिनट लिखवाने में। ये वाला सेगमेंट
डोंट मिस इट आउट फॉर योर एग्जाम। तो मेरे हिसाब से नेशनल इनकम का थ्योरी पोर्शन क्या क्या रट के जाना मैं अभी बता देता हूँ। डबल काउंटिंग, हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और जो मैं आज लिखवा रहा हूँ, और सारे डिफरेंसेस रीड तो डिफरेंसेस तो रीड करना ही करना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, डिफरेंसेस आपको ऑलमोस्ट लर्न करवाया हुआ है, ठीक है। एक डिफरेंस आप देख लीजिएगा, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का डिफरेंस है, वो चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने डिस्कस नहीं किया, अभी मेरा पहले कॉपी में लिखवाया हुआ है आप लोग। कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, जो हाउस होल्ड्स के लिए होता है, कैपिटल गुड्स जो फर्म खरीदता है व्हिच इज मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन गुड्स का ड्यूरेबिलिटी कम है, उनका लाइफ जनरली क्या होता है, कम होता है, कैपिटल गुड्स का लाइफ ज्यादा होता है। कंज्यूमर गुड्स का डिमांड डायरेक्ट होता है, कैपिटल गुड्स का डिमांड डिराइव होता है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। तो डिफरेंस तो क्या क्या एक बार डिफरेंस बता देते हैं। फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट डिफरेंस है फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स, करंट ट्रांसफर कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस, 5 डिफरेंस। एनएफआई है नेट एक्सपोर्ट्स, और वो जो डेफिनेशन वाला चैप्टर है ना, उसमें तो कोई भी दो चीज के बीच में डिफरेंस लिख के आ सकता है, कोई भी चीज के बीच में आ सकता है, तो वो आपको एक तरीके से देख लेना चाहिए कि लिखना कैसे। आई होप दिस इज क्लियर। तो इन शॉर्ट आपको नेशनल इनकम क्या लर्न करना चाहिए, मेरा सजेशन ये है, डबल काउंटिंग एकदम क्लियरली, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी, वेलफेयर, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ कॉपी में, वापस से बोल देते हैं। सबसे पहले डबल काउंटिंग, 5 या 6 डिफरेंस है, और आज जो कॉपी में लिखवा रहा हूँ खत्म। अब ये लर्न कर लो, और चैप्टर 1 आपको ऑब्वियसली दिख जाना है कि उसमें स्टॉक फ्लो का डिफरेंस है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इन्होंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एग्जाम में एकदम पूछा है, तो आपको लग रहा होगा बेकार टॉपिक, और इन लोग पूछते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो भाई छोड़ के मत चले जाना गलती से भी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आपको सबको पता है ना, देयर आर 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो के अंदर, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज, और ये फर्म फैक्टर सर्विसेज खाली किससे रहता है, हाउस होल्ड, इसके बदले फर्म क्या देता है, फैक्टर पेमेंट, जो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम, और हाउस होल्ड पूरा का पूरा फैक्टर इनकम स्पेंड करेगा ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मींस देयर इज नो लीकेज इन द इकोनॉमी, ठीक है, देयर इज नो सेविंग। ये तो सबको पता है सर्कुलर फ्लो, एकदम बेसिक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो प्लीज ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 देखा ही नहीं है, क्योंकि गौतम मैं नहीं देखा, अरे तुम देखो भाई खुद से। आइए आगे बढ़ते हैं। अपना कॉपी में लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन national income at constant price difference between national income and at constant price and national income at current price. Difference between national income at constant price and national income at, अब हम कुछ बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम लोग क्या बोलेगा, और उसको, तो अगर वो आता है तो भी आंसर सेम है, ये आता है तो भी आंसर सेम। तो 3 कॉलम बना लीजिए, बेसिस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, 3 कॉलम बना रहे हैं हम लोग, बेसिस, national income at constant price, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं नेशनल इनकम चलेगा, कोई डाउट कोई दिक्कत। अब हम कुछ पूछते हैं, हमको पूरा विश्वास आप लोग ये भी गलत ही बोलेगा। नेशनल इनकम का एग्रीगेट वर्ड एनएनपीएफसी, इसका डेफिनेशन फ्रेम करना है अपने को। इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, यहाँ तक अपना कॉपी में जाइएगा और लिखिएगा बेसिस के अंदर मीनिंग।
नहीं अब ना, क्योंकि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज आल्सो रियल जीडीपी, तो इन लोग क्या बोला, लेट्स नॉट यूज द वर्ड ग्रॉस एंड नेट, लेट नॉट यूज द वर्ड ग्रॉस एंड नेट। एक बार ग्रॉस एंड नेट वर्ड को हटा के डेफिनेशन लिखना है अपने को, तो ये साथ में लिखते हैं रेफर्स टू, कांस्टेंट वाला लिखवा रहे हैं, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ग्रॉस एंड नेट, क्योंकि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी आने से भी आंसर यही लिखना है अपने को। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ, money value of final goods and it refers to the money value of final goods and services produced। पता है आप लोग को क्या लिखना है आगे बोलो, आप लोग आते हैं ऑलरेडी, एकदम इजी टू लर्न है, तो हो गया लर्न ऑलरेडी। refers to the money value of final goods and services produced by the normal residents of a country normal residents of a country during a period of 1 year। एग्जाम में ओ एन ई लिखना 1 को, during a period of 1 year, comma, measured at, अब सुनो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, हाँ, तो इट विल मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस, measured at base year price। हो गया, पैर नीचे रखो, दूसरा का डेफिनेशन तुम खुद बोलेगा हमको, चलो बोलो मेरे साथ। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year, कॉमा, मेजर्ड एट। हो गया, लिख दीजिए, खत्म। लिखने बोला है, अगर तुमको मार्क्स कमाया नहीं तो हम तुमको देगा ढंग से। ओए, हो गया। आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, सेकंड पॉइंट। कुछ पूछता है, ये आप आंसर करेगा। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस किसके कारण चेंज होता है? चेंज इन क्वांटिटी। पर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस किसके कारण चेंज होता है? इट इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस। हम एक चीज बोलते हैं, आपको डिफरेंस ऑलरेडी याद हो चुका है क्योंकि हम आपसे ही पूछ रहे हैं सब कुछ। इज दिस क्लियर? लिखिएगा पॉइंट नंबर 2, causes of change। causes of change। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में लिख लीजिएगा, इट इज अफेक्टेड बाय, कांस्टेंट प्राइस में लिखना है, इट इज अफेक्टेड बाय change in, it is affected by change in quantity only। एकदम समझ आया आप लोग को? अब उधर में बताओ क्या लिखेगा, आप लोग से पूछ रहे हैं। इट इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस। चलिए यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, तीसरा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, अब सुनिए,
नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का फॉर्मूला अगर आप लोगों को Q1 विच इज करंट ईयर क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस का सिंबल है P नॉट, तो लिख लीजिए प्लीज। करंट ईयर क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर लिखना है Q1, करंट ईयर क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है Q1 इनटू बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है P नॉट। उधर में क्या लिखना है अगर आप ये बता सकते तो आप लिखिएगा करंट प्राइस या करंट ईयर क्वांटिटी Q1 इनटू करंट प्राइस। यहां तक क्लियर है क्या? पहला तीनों पॉइंट मेरे हिसाब से दिस शुड बी ओके फॉर यू गाइस। फोर्थ पॉइंट ऑल्टरनेटिव नेम। बताइए नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का देखिए इट इज आल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। वही रियल जीडीपी होता है। इट इज आल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। इट इज आल्सो नोन एज रियल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम। और वहां पे लिखिएगा इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। यहां तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप बताइए कौन सा बेटर टूल है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? तो लिखिएगा रियल जीडीपी के अंदर, मतलब नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में लिखिएगा इट इज अ बेटर टूल फॉर मेजरिंग it is a better tool for measuring the economic growth of a country. It is a better tool for measuring the economic growth of a country. और वहां पे लिखिएगा it is not a good tool for measuring the economic growth of a country. मैं अपना क्लास का एक एग्जांपल बोल रहा हूं, आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस। मैं बोला था कि यार एक कंट्री का मीटिंग हुआ जिसमें पाकिस्तान आके बोल रहा है मेरा जीडीपी ग्रो हो रहा है 20% से, और इंडिया बोल रहा है मेरा जीडीपी ग्रो हो रहा है 6% से। तो मोदी जी को खराब लग रहा है कि भाई पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर है। तो बाद में पता चला कि नहीं नहीं भाई, पाकिस्तान ने कौन सा जीडीपी बोला है नॉमिनल, जबकि इंडिया कौन सा बोल रहा है। अब एक बात समझिए, हर कंट्री का प्राइस चेंज अलग अलग होगा। तो अगर मेरे को एक कंट्री का प्राइस को दूसरे कंट्री के प्राइस से कंपेयर करना है तो मेरे को क्या जीडीपी लेना चाहिए? रियल। आई शुड नॉट टेक नॉमिनल बिकॉज नॉमिनल इंक्लूड्स व्हाट चेंज इन प्राइस। एक सिंपल चीज बताते हैं हम आपको, अगर दो बिजनेस फर्म को कंपेयर करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सी कोलगेट एंड पेप्सोडेंट, तो हो सकता है दोनों के टूथपेस्ट में कुछ डिफरेंस हो प्राइसेस में। तो आप ये मत देखिए, आप ये देखिए कि दोनों का कितना क्वांटिटी सोल्ड हो रहा है। जिसका ज्यादा बिक रहा है दैट इज इन अ बेटर स्टेट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि वहां पे 2 रुपए का भी अगर डिफरेंस है तो उनका नंबर ऑफ क्वांटिटी में गोना मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नहीं समझा अभी भी? श्योर? चलिए लिखिए प्लीज। कंपैरिजन। कंपैरिजन। अब एक बात सोचो ना, जब मेरे को ये अपना ईयर वाला इनकम को कंपेयर करना था, एक साल से दूसरा साल हम जो कंपैरिजन कर रहा था, इसके लिए कौन सा बेटर टूल था? रियल। आई होप दिस इज ओके, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। लास्ट पॉइंट है कंपैरिजन। इट इज जनरली यूज्ड फॉर कांस्टेंट वाला में लिख रहा है, मिक्स करके मैं एग्जाम में। इट इज जनरली यूज्ड फॉर comparing the national income of different years. It is generally used for comparing the national income of different years.
They are generally used for comparing the national income of, वहां पे लिखिएगा it is not a suitable tool. National income at current price में. It is not a suitable tool for comparing the national income of different years. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग को? This is the difference between national income at constant price and national income at current price. Is this okay? Which is also called as real national income and nominal national income. अगर मैं इसको सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलूं तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी मैं बोल सकता हूँ. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब अपना कॉपी में लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. लिखो ना, बता रहा है. डिफरेंस बिटवीन real GDP and nominal GDP. अब बताओ ना रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा? Q1 into P नॉट और उसका नॉमिनल का Q1 into P1. ठीक है, तो अपना कॉपी में लिखना बेसिस रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी. बेसिस रियल जीडीपी नॉमिनल, 2 मिनट में खत्म करते हैं ये. बेसिस रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी meaning when GDP of a given year, when GDP of a given year is estimated, when GDP of a given year is estimated at the price of the same year, sorry, at the price of base year, I'm really sorry, at the price of the base year, when GDP of a given year is estimated at the price of the base year dash, या कॉमा देके लिखना, it is called as nominal, it is called as real GDP, it is called as real GDP. तो बताइए नॉमिनल जीडीपी क्या होगा आंसर? When GDP of a given year is estimated at the price of the same year या current year. When GDP of a year is estimated at the basis of the price of the current year, the price of the same year, it is called as nominal GDP. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? सेकेंड पॉइंट हम लोग ने उधर में क्या लिखा था, अगर आप लोग बेसिस बता सकते हो एक बार. कॉजेज ऑफ चेंज. तीसरा, फोर्थ तो लिखना ऑल्टरनेटिव नेम. ऑल्टरनेटिव नेम रियल जीडीपी में ऑल्टरनेटिव लिखिएगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीडीपी एट करंट प्राइस, सॉरी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को रियल बोलते हैं, तो इसी को तो बोलेगा ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. और नॉमिनल में क्या लिखेगा हमको सुनना है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीडीपी एट करंट प्राइस. डिफरेंस के बारे में लिखिएगा नोट. रेस्ट ऑल द डिफरेंसेस आर सेम. जो इस दोनों बेसिस को छोड़ के बाकी वहां पे जो लिखा है आपको यहाँ पे भी वही लिखना है. अब समझा हम क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? 12th का बच्चा लोग बोर्ड से समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? जो उधर बाकी बेसिस है वो यहाँ पे भी लिखना है. तो अगर एग्जाम में रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी तो आपको ये दिखना है, और वो पूछता है तो वो लिखना है. दिस इज द डिफरेंस. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन. हम वापस बोले हम जो भी आज कॉपी में लिखवा रहे हैं हम जानबूझ के लिखवा रहे हैं क्योंकि ये एकदम एग्जाम में आने का चांसेस है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट पॉइंट, which is better,
इसके ऊपर 4-5 स्टार मार्क दे दीजिएगा। Which is better, real GDP or nominal GDP? अब आप बताओ दोनों में से कौन सा बेटर है? इसका रीजन सोचता है एक बार, क्यों रियल जीडीपी बेटर है? क्योंकि रियल जीडीपी बताता है इंक्रीज इन आउटपुट, पर नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है इंक्रीज इन प्राइसेस के कारण भी, एज वेल एज इंक्रीज इन आउटपुट आल्सो, पर तो रियल ग्रोथ नहीं दिखा रहे। दूसरा, कंपैरिजन करने के लिए कौन सा बेटर है? तो अगर हमको एक ईयर को दूसरा ईयर से कंपेयर करना है, आई शुड टेक व्हाट? रियल जीडीपी। और एक कंट्री को अगर दूसरा कंट्री से कंपेयर करना है, देन आल्सो आई शुड टेक रियल जीडीपी। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण रियल जीडीपी इज बेटर देन, वापस से बोलते हैं, रियल जीडीपी शो करता है इंक्रीज इन आउटपुट, वेयर नॉमिनल जीडीपी शो करता है दोनों, इंक्रीज इन आउटपुट एज वेल एज इंक्रीज इन प्राइस। तो बेटर कौन सा? रियल। रियल जीडीपी का सेकंड पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए मेरे साथ साथ। सेकंड पॉइंट में मैंने बोला रियल जीडीपी हेल्प्स इन कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ईयर्स, एंड तीसरा, इंटरनेशनल इकोनॉमीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए वी आल्सो नीड रियल जीडीपी। कौन सा कंट्री का प्रोडक्शन जितना ज्यादा हो रहा है वो कंट्री बेटर है, क्योंकि प्राइसेस तो हर कंट्री में अलग अलग होगा। क्लियर? चलिए लिखते हैं। मतलब उससे क्या मतलब? अगर प्रोडक्शन हुआ है, इकोनॉमी में जॉब क्रिएट हुआ है, इकोनॉमी में पैसा तो फ्लो हुआ ही है ना, तो उससे मतलब है। रियल जीडीपी is better as compared to, real GDP is better as compared to real GDP is better as compared to nominal GDP because of the following reasons. Real GDP is better as compared to nominal GDP because of the following reasons. Real GDP is better as compared to nominal GDP because of the following reasons. Point number A. Real GDP helps in determining, real GDP helps in determining the effect of real GDP helps in determining the effect of increased production of, real GDP helps in determining the effect of increased production of, helps in determining the effect of increased production of goods and services. Real GDP helps in determining the effect of increased production of goods and services as it is affected. तो रियल जीडीपी क्या चीज से इफेक्ट होता है, अगर आप हमको बता सकते हो? as it is affected by the change in output only, as it is affected by the change in output only. Same point में full stop. On the other hand, on the other hand, comma, nominal GDP can increase on the other hand, nominal GDP can increase even without on the other hand, nominal GDP can increase even without any increase in output, as it is affected by change in price also. As it is affected by change in price also. As it is affected by change in price also. हाँ, नहीं समझा अभी भी? Next.
यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग? लिखिएगा पॉइंट नंबर 2, रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर टू मेक, रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर टू मेक, तो रियल जीडीपी दो रीजन के कारण बेटर है, वो पीरियोडिक कंपैरिजन में हेल्प करता है और दो कंट्रीज का इकोनॉमिक कंपैरिजन में हेल्प करता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो आप एक बार थॉट सोचो, 3 रीजन है, एक रियल जीडीपी बताता है एक्चुअली आउटपुट कितना से ग्रो हुआ है, दूसरा पीरियोडिक कंपैरिजन, तीसरा इंटरनेशनल कंपैरिजन, 2 कंट्रीज के बीच में अपना कंट्री का कंपैरिजन पिछले वाले साल से और आउटपुट कितना से ग्रो हुआ है। बोलिए क्लियर है क्या? तो अगर आप कोई भी टेंशन का मेरा क्लासेस याद करें उसमें मैं सब कुछ समझा दो, मैंने इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल लिया था एकदम क्लियरली, मैंने अपना इनकम वाला एग्जांपल लेके समझा था, ये पूरा कांसेप्ट मेरा समझाया हुआ है। आई एम जस्ट मेकिंग यू राइट एंड आई होप द लर्निंग इज इजी फॉर एवरीवन। कुछ भी नहीं है यार। रियल जीडीपी इज टेकिंग द प्राइस ऑफ व्हिच ईयर, एंड नॉमिनल जीडीपी टेकिंग द प्राइस ऑफ करंट। क्लियर? चलिए लिखिएगा, रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर टू मेक periodic comparison. It is a better measure to make periodic comparison in the physical output of goods and services. It is a better measure to make periodic comparison in the physical output of goods and services. तीसरा पॉइंट, रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स, रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब देखो वर्ड्स, कीवर्ड याद करो ना, पीरियोडिक कंपैरिजन और यहाँ पे क्या वर्ड है, इकोनॉमिक कंपैरिजन। इंटरनेशनल कंपैरिजन फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, of economic performance across the countries. अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तक का आंसर ना हर एक बच्चा एग्जाम में लिख के आ रहा होगा, क्योंकि ये तो बुक में है, एवरीवन विल राइट इट इन दिस ऑर्डर। पर याद रखिएगा, आपका प्रेजेंटेशन इज व्हाट गोना मेक योर पेपर डिफरेंट, क्योंकि पढ़ के तो सभी आ रहा है, आप क्या लिख रहे हैं ना उसके ऊपर मार्क्स मिलता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कम पढ़ के जाते हैं, पर हम लोग जब लिखते हैं दे राइट इट बेटर देन द वन हु स्टडीड मोर। तो ऑलवेज बिलीव कि स्पेंड टाइम इन थिंकिंग व्हाट यू गोना राइट। तो व्हाट इज रीडिंग टाइम फॉर मी इन इकोनॉमिक्स इज, अब जो क्वेश्चन पढ़ रहा है, अगर एक सेक्शन पढ़ रहा है, अब उसमें अपने दिमाग में ये फ्रेम करो कि आप क्या आंसर लिख सकते हो। तो आपको जब क्वेश्चन आप पढ़ो, बड़ा क्वेश्चन पढ़ो, छोटा मत पढ़ो, पहले रीड द 5 मार्क एंड थिंक कि व्हाट आर द पॉइंट्स एंड हाउ यू गोना फ्रेम द आंसर, देन यू गोना गेट बेटर मार्क्स इन एन आंसर। ये मेरा मानना है हमेशा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मैं अपना आंसर यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा, मैं एक लाइन और लिखूंगा। तो लिखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन गाइस, ये छोटा छोटा चीज ना बहुत मैटर करता है व्हेन यू आर डूइंग इट इन एन एग्जाम हॉल। कंक्लूजन, कंक्लूजन, रियल जीडीपी is better than, real GDP is better than nominal GDP as it truly reflects the growth of an economy. As it truly reflects the growth of an economy. विदाउट कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब लिखिएगा अपना कॉपी में, hypothetical example, to explain the concept of, ये एक बार बोर्ड्स में आ चुका है, उसके लिए हम लिखवा रहे हैं स्पेसिफिकली, hypothetical example to explain the concept of real GDP and nominal GDP.
अब मैं कुछ बोलता है थोड़ा सा ना इसमें कॉमन सेंस लगा लेना। ये सेम एग्जांपल लिखना है। अगर आपसे पूछना है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, सेम लिखना है। नहीं समझा हम क्या बात? सेम आंसर लिखना है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो लिखिएगा प्लीज। एग्जांपल बना रहा हूं। कमोडिटी, क्वांटिटी 2019-20। जब मैंने अपना एग्जांपल लिया था, मेरा क्वांटिटी स्टूडेंट्स था। अब उस स्टूडेंट को कोई भी कमोडिटी से रिप्लेस कर लेना है एग्जाम में, हो गया। फिर मैं क्या लिखूंगा? करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस का सिंबल क्या होता है अगर आप बता सकते हो? P1। दिस विल बी 2019-20। विदाउट कोई दिक्कत। इसको मैं लिख रहा हूं Q1 क्वांटिटी को। अब मैं एक और कॉलम बनाऊंगा विच विल बी विच ईयर प्राइस। तो मेरे को एक बेस ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा विच विल बी व्हाट? P0। ये ईयर मैं लिख रहा हूं 2011-12। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? बिकॉज 11-12 इज नॉर्मली यूज एज अ CPI वाला इंडेक्स टू कैलकुलेट इट नाउ। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं मार्केट वैल्यू at current price. Market value at current price is P1 into what? Q1। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मार्केट वैल्यू एट बेस ईयर प्राइस। बताइए बेस ईयर प्राइस के लिए मैं क्या लूंगा? P0 into Q1। अभी भी आपको डाउट है क्या? क्लियर है एकदम? कमोडिटी में कोई भी कमोडिटी ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं। क्लोथ, $500। हम वो नंबर ले रहे हैं जो मल्टीप्लाई के लिए इजी रहेगा। 520 सब सकेगा मेरे हिसाब से। तो बताओ 500 इंटू 20 एंड 500 इंटू 10 5,000। ईयर क्यों लेगा? कमोडिटी लेगा। ईयर तो हो गया ना कंपैरिजन। अब कंपेयर माय डेटा विद द बेस ईयर डेटा। मिल्क 100, 30, 20, 3,000, 2,000। अब हम टोटल करेगा, तो इसका टोटल कितना आ रहा है गाइस? और इसका टोटल कितना आ रहा है? 7,000। अगर हमसे कोई पूछेगा ना रियल रियल कितना बना है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 7,000। मिल्क क्वांटिटी 100, करंट ईयर प्राइस कितना? 30, बेस ईयर प्राइस 20। यार मैंने अपने मर्जी से फिगर्स लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। ईयर है 1920, दो प्राइस लिया मैंने, 1920 का और 2011-12 का। हो गया क्या? जल्दी से रिप्लाई करो ना यार। अपने एग्जाम्पल के नीचे आके लिखना। national income at current year price, national income at current year price national income at current year price नेशनल। अगर यही चीज रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी तो सेम लिखना। आई होप दिस इज ओके। तो मैंने क्या लिखा है? नेशनल इनकम एंड करंट ईयर प्राइस इज रुपीज। अगर रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी आएगा तो पता क्या लिखेगा? नॉमिनल जीडीपी इज रुपीज इतना,
समझ आया है? तो हर बार रिप्लेस द वर्ड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस विद नॉमिनल, क्योंकि वो पूछ हो रहा है तो आप वर्ड चेंज मत करिएगा। नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस इज रुपीज 13,000 and at base year prices rupees 7,000 for the same level of output. Base year price is rupees 7,000 for the same level of output. The difference of rupees 6,000, agree? कितना का डिफरेंस है? 6,000 रुपया का। इज नॉट रियल, ये डिफरेंस रियल नहीं है। The difference of rupees 6,000 is not real as it is due to, क्यों ये difference? As it is due to rise in prices. As it is due to rise in prices. Full stop. Hence, real growth is measured only through national income at what? आप आंसर करेगा कांस्टेंट प्राइस। तो वो अगर एग्जांपल के साथ फुल ने बोला तो ये रहा पूरा आंसर, नहीं भी बोला तो भी आपको एग्जांपल लिख के आना चाहिए। लुक रेट, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में कौन सा बेटर है? तो आप ये सेम एग्जांपल दो, पर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की जगह क्या लिख दो? रियल जीडीपी। करंट प्राइस की जगह क्या लिख दो? नॉमिनल। थोड़ा तो दिमाग चला लो। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब अभी भी नहीं समझा क्या? आर यू श्योर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। And I want you guys to listen to this very carefully now. National income at constant price मतलब? फिर आंसर नहीं आ रहा है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस मतलब? आंसर पूरा सेम है, ठीक है। अब नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का गैप को इन लोग बोला प्राइस इंडेक्स। क्या बोला? प्राइस। एंड रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का गैप को बोला जीडीपी डिफ्लेटेड। और दोनों सेम है भाई। अभी भी नहीं समझा हम क्या बोल रहे हैं? पर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस के लिए क्या वर्ड यूज करता है? प्राइस इंडेक्स। और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के लिए जीडीपी डिफ्लेटेड। पर दोनों सेम है। देयर इज नो डिफरेंस इन द कांसेप्ट, द आंसर इज चेंजिंग बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स। समझ आ गया? तो अपना कॉपी में हम लोग लिख रहे हैं we can convert नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। अब सुनो, जब जीडीपी डिफ्लेटर के लिए लिखेगा तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की जगह क्या वर्ड लिखेगा? नॉमिनल जीडीपी। हम लोग लिख रहे हैं वी कैन कन्वर्ट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस into national income at constant price. We can convert national income at current price into national income at constant price by eliminating the effect of change in price. With the help of अगर रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी होता हम लोग बोलता विद द हेल्प ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। अब नहीं समझा हम क्या बोल रहे हैं? पर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस करंट प्राइस के मिलेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंडेक्स। और इतना तो मैच्योरिटी है ना, हम क्या बोल रहे हैं? रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से जीडीपी डिफ्लेटर, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस के लिए प्राइस इंडेक्स। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब लिखिएगा अपना कॉपी में फॉर्मूला। प्राइस इंडेक्स is equal to
national income at, ये तो आपको आना चाहिए यार, national income at current price divided by national income at constant price into 100 to make it as percentage. अब लोग पता है क्या करते हैं, क्या सिखा रहा होता है, अगर प्राइस इंडेक्स दिया, अगर करंट प्राइस दिया, बताओ कांस्टेंट कैसे निकालेगा। भाई हम ये नहीं सिखा सकते, सॉरी, आई ऑपरेट थोड़ा सा ऊपर लेवल पे, तो ये आप ना समझ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी अब अगर एग्जाम में वो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के साथ प्राइस इंडेक्स वर्ड यूज करे, यू शुड बी ओके, क्योंकि प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर एक ही चीज है। आप नहीं समझा अभी भी? जीडीपी डिफ्लेटर एंड प्राइस इंडेक्स आर वन एंड द सेम कंसेप्ट। इज दिस क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो अपने कॉपी में लिखिएगा एग्जाम्पल, एक दो लिखवा देता, बोलेगा गौतम ने सम नहीं करवाया इसका। एग्जाम्पल, if nominal GDP is rupees 15,000 crores, nominal GDP कितना? 15,000 करोड़, and real GDP is 12,000 crores. Then calculate GDP deflator या प्राइस इंडेक्स, एक ही बात है। हाँ, तो आप इस बार फॉर्मूला लिखिएगा नॉमिनल बाय रियल, क्योंकि नॉमिनल रियल का चल रहा है, और वो जीडीपी डिफ्लेटर बोले, प्राइस इंडेक्स बोले, बात एक बराबर है। वो जो टर्म्स यूज करे आप भी वो यूज करो। क्लियर? देन कैलकुलेट व्हाट? जीडीपी डिफ्लेटर निकाल लीजिए, अच्छा लगेगा। भाई सब में ना कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर गया, मेरा विश्वास उठ जाएगा जिंदगी से। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, बोलो कितना है नॉमिनल जीडीपी? 15,000 बाई into 100, कितना आएगा गाइस? Is this clear to everyone? This is my GDP deflator. एक last example, if real GDP is रुपीज 125 करोड़ में चला तो रुपीज 125 करोड़, क्या चीज? क्यों? तो रुपीज 125 कर लो यार, लो यार 125%, ठीक है? खुश? हो गया? नेक्स्ट, हम लोग ना एक्चुअली काम करो, रुपीज 125 ही लिखो, बेटर है, बता रहे क्यों। मत लिखो 125%, रुपीज 125, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग विद बेस ईयर प्राइस विच इज अज्यूम टू बी 100, तो 100 के कंपैरिजन में कितना हो गया? 125, तो 25% से बढ़ा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कितना परसेंट से बढ़ा है? 25% 100 के कंपैरिजन में। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, तो आपका करोड़ करोड़ कट गया, बट वी आर कंपेयरिंग विद द बेस ईयर प्राइस, ठीक है? आगे लिखिए प्लीज। इफ रियल जीडीपी इज रुपीज 200, आप लोग बात कर रहे हैं, लिख के खत्म करो यार। इफ रियल जीडीपी इज रुपीज 200 एंड प्राइस इंडेक्स, if real GDP is rupees 200 and price index is 110, calculate nominal GDP. अब इन्होंने प्राइस इंडेक्स यूज किया था, प्राइस इंडेक्स लिखो फॉर्मूला में।
पहले तो हम प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखेगा आराम से, विच इज नॉमिनल, एकदम फैला के लिखना, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अब हम लोग को क्या क्या पता है, अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज। प्राइस इंडेक्स कितना है? 110 इंटू रियल जीडीपी कितना है? 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू व्हाट? Therefore, nominal GDP is equal to कितना रुपीस? 220। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अबे हो गया। और हम क्या कर रहे हैं बोलो, क्लियर है क्या? समझ में आ गया? कौन सा बेटर मेजर है? रियल जीडीपी। 3 कारण से बेटर मेजर है। ग्रोथ, पीरियोडिक कंपैरिजन, इंटरनेशनल कंपैरिजन। इज दिस क्लियर? अपना कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लास्ट हेडिंग है जीडीपी एंड वेलफेयर। ओके सुनो ना, भूल गया लिखवा। कहीं स्टार मार्क देखिए ऊपर में लिख लो अगर कॉपी में जगह है। रियल जीडीपी, इसको जीडीपी वेलफेयर के पहले लिख लो। जीडीपी डिफ्लेटर का डेफिनेशन, जीडीपी डिफ्लेटर measures the average level of prices of all the goods and services measures the average level of prices of all the goods and services that makes up the GDP. Measures the average level of prices of all goods and services that makes up the GDP. तो GDP में जितना भी goods and services है उसका जो average price हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं GDP deflator. We take a base year price which is the average price for all the goods and services. तो कीवर्ड है average level of prices. क्या है कीवर्ड? average. अंडरलाइन कर लीजिए average level of prices. अगर GDP deflator डिफाइन करने का तो फॉर्मूला और एग्जांपल ले लेना साथ में एक ठो। Is this clear to everyone? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? लास्ट चीज बोल रहा है जीडीपी डिफ्लेटर, सॉरी जीडीपी एंड वेलफेयर। अब ये आंसर हम लिखवाएगा नहीं, हम समझा रहे हैं, आंसर आपको लर्न करके लिखना है। ठीक है, हमको कॉपी में लर्न करके लिखा हुआ चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई वांट यू गाइस टू कंसंट्रेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, अब खाली देखिए, लिखना भी कुछ नहीं, बहुत ही इजी, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स ऑलरेडी आता है। वेलफेयर का मतलब होता है ग्रोथ, मतलब आपका वेलबींग अच्छा चल रहा है, योर एसेंशियलिटीज ऑफ योर लाइफ आर गुड। जीडीपी बढ़ना ऑलवेज डज नॉट इंडिकेट कि आपका इकोनॉमी बढ़िया कर रहा है, आपका सोसाइटी बढ़िया कर रहा है। पहला चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। हम लोग का जीडीपी ग्रो हो रहा है पर द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअर, द गैप हैज फर्दर वाइडेंड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So there is no equitable distribution of income. There is no equitable distribution of, और अगर equitable distribution of income नहीं है मेरा भाई, और आपका जीडीपी ग्रो भी हो रहा है, it does not indicate welfare. क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब है आपका इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इवन इफ योर जीडीपी इज राइजिंग देन योर इकोनॉमी इज नॉट डूइंग ग्रेट बिकॉज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज इंक्रीजिंग। क्या यहां तक क्लियर है क्या? सेकेंड पॉइंट एकदम टाइम पास, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस, अगर जीडीपी बढ़ रहा है ड्यू टू राइज इन प्राइसेस एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट, इट इज नॉट अ ग्रोथ, इट इज नॉट अ ग्रोथ। आपको बोलना है जीडीपी बढ़ना हर बार वेलफेयर नहीं होता है। पहला पॉइंट, जीडीपी बढ़ रहा है पर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल नहीं है।
सेकेंड पॉइंट, चेंजेस इन प्राइस। चेंजेस इन प्राइसेस के कारण अगर जीडीपी बढ़ रहा है, दैट इज नॉट वेलफेयर। क्या यहां तक क्लियर है? तीसरा, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। अब हम लोग के इकोनॉमी में बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क ऑफ अ हाउसवाइफ इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आपका कोई हॉबी और आप आर्ट वार्ट ड्राइंग कर रहे हो, वो सारा कंसिडर नहीं किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कुछ चीजें लाइक किचन गार्डनिंग, वो आप कर रहे हो, वो कंसिडर नहीं किया जाता। दे टोल्ड इज नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। क्या बोल देते हैं? नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। पर मेरा भाई, this is a part which contributes to the welfare of the country. Imagine we don't have housewives in our economy. Our economy won't survive. But that is not considered while calculating the national income. Is this clear? पहला 3 पॉइंट दिमाग में डाल रहा है। पहला पॉइंट, जीडीपी बढ़ रहा है पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्विटेबल नहीं है मेरा भाई, तो इट इज नॉट अ वेलफेयर साइन। सेकेंड पॉइंट, अगर जीडीपी बढ़ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस and not the change in output, it is not a welfare sign. तीसरा, non monetary exchanges, मतलब जो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन लाइक वर्क ऑफ हाउसवाइफ, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। क्या यहां तक क्लियर है? चौथा, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कुछ याद आ रहा है? अभी समझाया था। अगर अपना कंट्री का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा है जितना से जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, देन इट इज नॉट अ साइन ऑफ वेलफेयर। पहले बोल दीजिए, यहां तक क्लियर है। पांचवा, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जीडीपी का जो ग्रोथ है वो वॉर गुड्स के कारण हो रहा है या एसेंशियल कंजम्पशन आइटम्स के कारण हो रहा है। योर जीडीपी शुड ग्रो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल ह्यूमन कंजम्पशन आइटम्स, ना कि वॉर इक्विपमेंट्स। क्योंकि अगर उसके कारण बढ़ भी रहा है तो इट इज नॉट हेल्पिंग द सोसाइटी। पहला 5 पॉइंट दिमाग में डालता है। पहला पॉइंट, मेरा जीडीपी बढ़ रहा है पर मेरा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया नहीं है, मतलब द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इज वाइड एंड इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर। सेकंड पॉइंट, चेंजेस इन प्राइस। जीडीपी बढ़ रहा है प्राइस का चेंज के कारण, आउटपुट के कारण नहीं, इट इज नॉट अ साइन ऑफ वेलफेयर। तीसरा, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, मतलब जो चीज मार्केट में नहीं होता है उस चीजों को हम लोग कंसिडर नहीं करते। लाइक वर्क ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग, आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो, ये सारा चीज कंसिडर नहीं किया जाता है। चौथा, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट ज्यादा है देन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, तो पर कैपिटा इनकम, जो हर लोगों के पास इनकम आएगा वो कम आएगा। पांचवा, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी का ग्रोथ अगर वॉर इक्विपमेंट्स के कारण बढ़ रहा है ना कि एसेंशियल आइटम्स, तो इट इज नॉट अ साइन ऑफ वेलफेयर। क्या यहां तक क्लियर है? क्या? अब एक लास्ट पॉइंट है जिसके ऊपर अलग से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, एक्सटर्नलिटीज। इसको प्लीज मार्क कर लीजिए, अपने कॉपी में कहीं पे लिख लीजिए। एक्सटर्नलिटीज इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। अब सुनिएगा, पहले ना एक्सटर्नलिटीज वर्ड समझ लेते हैं। आपसे लास्ट 2 मिनट्स कोऑपरेशन चाह रहे, वी आर डन विद नेशनल इनकम पूरा। तो लास्ट 2 मिनट्स आई वांट यू गाइस टू कंसंट्रेट। क्या आप लोग रेडी है क्या? एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज का मतलब है बेनिफिट और हार्म। बेनिफिट और हार्म which is caused by activities into the economy. For example, अगर मैं एक पब्लिक पार्क बनाता हूँ तो उसमें कोई भी आके घूम फिर सकता है, which is contributing to the welfare, it is giving benefit to the society. पर ये इकोनॉमी में कंसिडर नहीं होगा क्योंकि फ्री में यूज हो रहा है, it is not generating any income. तो use of public park for free contributes to the welfare. It is a positive externality because it is giving you a benefit. मतलब externalities are nothing but it is the benefit or harm. 2 वर्ड बोला मैंने, it is the benefit or harm. Cost, जिसके लिए ना ही कोई आदमी पे करता है क्योंकि आप बेनिफिट के लिए क्या नहीं कर रहे हो, पे, एंड इट इज नॉट पीनलाइज्ड, मतलब आप जो हार्म कर रहे हो उसके लिए आपको कोई रुपया देना नहीं पड़ा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो भाई लोग सुनिए, अभी हमारे कुछ यंग होते हैं बच्चे लोग, आजकल 10-11 वाले, ठीक है, उन लोगों को गाड़ी वाड़ी चलाना आ जाता है, रास्ते में गाड़ी पे गाड़ी घुमाए जा रहे हैं, ठीक है, पूरा गुवाहाटी गाड़ी में घूम लेता है, ठीक है, 3-3, 4-4 घंटा।
उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि उनका पेट्रोल का कितना ज्यादा वेस्टेज हम लोग कर रहे हैं। तो दे आर बेसिकली कॉजिंग हार्म टू आवर नेचुरल रिसोर्सेस। अब नहीं समझा? दे आर कॉजिंग हार्म टू आवर नेचुरल रिसोर्सेस। बहुत लोग जितने फैक्ट्रीज दे आर कॉजिंग पोल्यूशन एक्सेसिवली एंड दे आर नॉट गेटिंग पेनलाइज्ड फॉर इट। अरे तो 10-11 वाला बच्चा जो 6-6 घंटा गाड़ी लेके घूम रहे हैं, इनको तो पेनलाइज कर, जेल कर देना चाहिए इनको। भाई आप इतना पेट्रोल वेस्ट कर बेचारा, श्रीलंका तो पेट्रोल ही नहीं है। तुम समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो दे शुड बी व्हाट? पेनलाइज। दे आर कॉजिंग एन हार्म टू आवर एनवायरनमेंट। पर कोई ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा कोई भी। एंड बेनिफिट में कोई पब्लिक पार्क बनाया गया, सब यूज कर रहे हैं फ्री में, वो तो बेनिफिट है, पर वो तो पेड नहीं है ना मेरा भाई, तो फ्री में यूज हो रहा है। अब समझा हम क्या बोल रहे हैं? तो externalities is the benefit or a harm cost to the natural resources for which you are not paying and you are not getting penalized as well. So there are two types of externalities. जो आपके वेलबींग को कंट्रीब्यूट करता है उसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। जिसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है उसे बोलेंगे नेगेटिव। तो नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करना और उसके लिए पेनलाइज नहीं हो रहे उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। Use of public park for free is what externalities positive. अगर आप कोई चीज के लिए पे कर रहे हो ना मेरा भाई, फिर वो एक्सटर्नलिटीज नहीं है, वो तो आ गया नेशनल इनकम में, फिर इज फॉर द फ्री यूसेज बेसिकली। और आपको ये करना ही पड़ेगा अपने इकोनॉमी में, गवर्नमेंट है कुछ तो उसको फ्री देना ही पड़ेगा आपको। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या कोई डाउट, कोई दिक्कत? श्योर। तो एक्सटर्नलिटीज कितना तरह का होता है, क्या क्या? तो टोटल 6 पॉइंट्स है। पहला, distribution of GDP, change in price, non-monetary, rate of population growth, composition of GDP, externalities। कुछ और लर्न ढंग से करे नहीं करे एक्सटर्नलिटीज कर ले, क्योंकि 2-3 पॉइंट तो खुद बना के लिख पाओगे कि अगर प्राइसेस के कारण चेंज होता है ऑब्वियसली नॉट। अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ ज्यादा है जीडीपी से तो पर कैपिटा इनकम जो अवेलेबल है वो लोअर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट, कोई दिक्कत? दिस इज नेशनल इनकम का पूरा थिंग। कल हम लोग वैल्यूडेट का पहले 5 सम करेगा टू बिगिन विद, ठीक है? उसके बाद हम आप लोग को 5 आंसर बताएगा केंशियन इकोनॉमी का। वी आर डन विद द सिलेबस। थैंक यू सो मच। आपका टास्क नेशनल इनकम कंप्लीट चाहिए हमको, एडीएस का इक्विलिब्रियम के पहले तक कंप्लीट चाहिए, और हम ये सब के लिए बोल रहा हूं बैठा हुआ। थैंक यू सो मच।